नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम 27 जुलाई 2020 के द हिंदू, पीआईबी और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारों और मुद्दों पर आधारित करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इनमें हमने प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को सम्मिलित किया है जो कि आपके लिए आगे आने वाली एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को देश में प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विजय दिवस ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ के कब्जे से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया था। अब इसके हम बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर में शांति के लिए लाहौर समझौता हुआ था और इसी दौरान कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए और घुसपैठ के कार्य को ऑपरेशन बद्र का नाम दिया गया था। यानी पाकिस्तान की तरफ से ये जो ऑपरेशन था इसे ऑपरेशन बद्र का नाम दिया गया था। पाकिस्तानी घुसपैठ का जो उद्देश्य था वह कश्मीर और लद्दाख के बीच में संपर्क को काटना था। यानी इस घुसपैठ के माध्यम से वे लद्दाख और कश्मीर को अलग करना चाहते थे, जिससे भारतीय सेना को जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ से वापस हटना पड़े, क्योंकि जो एम्यूनेशन और जो रसद सामग्री है उसकी सप्लाई के लिए इस क्षेत्र का से संपर्क कटना आवश्यक था और ऐसा ही पाकिस्तान ने इसी के लिए कोशिश की थी। इन घुसपैठियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया था और इस घुसपैठ का दायरा 130 से 200 वर्ग किलोमीटर का था। यानी एक बड़ा हिस्सा जिस पर घुसपैठ कर चुका था पाकिस्तान। इस गंभीर संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, जो कि तत्कालीन भारत की सरकार स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस सरकार के द्वारा ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया और इस कार्य के लिए 2 लाख सैनिकों को इसमें डिप्लॉय कर दिया गया था। यह जो युद्ध था वह 60 दिन से अधिक चला था और इस ऑपरेशन के बाद में भारतीय सेना ने अपने क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यह ऑपरेशन 26 जुलाई 1999 को पूरा हुआ था और इसी वजह से 26 जुलाई को इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है और इस दौरान भारतीय सेना के 527 जवान शहीद भी हुए थे। इस युद्ध में लगभग 450 पाकिस्तानी घुसपैठियों और 2700 पाकिस्तानी सैनिकों की मृत्यु हुई थी। साथ ही युद्ध के मैदान से लगभग 250 सैनिक युद्ध से भाग भी खड़े हुए थे। पाकिस्तानी सैनिक इस युद्ध से भाग गए थे। अब इसकी टाइमलाइन के बारे में हम एक नज़र डालते हैं। तो 4 मई 1999 को पहली बार पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल की चोटी पर देखे गए। वहाँ के स्थानीय कश्मीरी निवासियों के द्वारा इन घुसपैठियों को देखा गया और सेना को सूचना दी गई। इसके बाद 5 से 15 मई 1999 के दौरान क्षेत्र का मुआयना करने के लिए गए कैप्टन सौरभ कालिया का पाकिस्तानी सैनिकों ने अपहरण कर लिया और उन्हें प्रताड़ित किया और उसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। 26 मई 1999 को मिग-21, मिग-27, जगुआर और मिराज 2000 जैसे जो विमान हैं उनके द्वारा घुसपैठियों पर हमले किए गए, लेकिन इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई थी। ये घुसपैठिए अभी भी वहीं जमे हुए थे। इसके बाद में 15 जून 1999 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को कारगिल से अपने सैनिक वापस हटाने के लिए कहा था। 29 जून 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल के निकट 2 महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। टाइगर हिल जो कि इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो काफ़ी सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह थी, जिस पर इन घुसपैठियों ने अपना कब्जा जमा रखा था और उस पर 29 जून को भारतीय सेना का नियंत्रण स्थापित हो गया था। 4 जुलाई 1999 को आर्टिलरी यानी बोफोर्स का जो यूज़ किया गया और इसकी सहायता से टाइगर हिल पर विजय प्राप्त की गई। 5 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कारगिल से सैनिकों की वापसी की घोषणा कर दी थी। 11 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी शुरू हुई और अंततः 26 जुलाई 1999 को सभी पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल क्षेत्र से खदेड़ दिया गया था और इस प्रकार से 26 जुलाई 1999 को यह ऑपरेशन विजय कंप्लीट हुआ। तो ये थी इस कारगिल विजय दिवस के बारे में संक्षिप्त जानकारी।
अगला टॉपिक है, भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की सहायता दी है। भारत सरकार ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता उत्तर कोरिया को दी है। WHO के एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, यानी जो टीबी रोग के विरुद्ध जो WHO का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके हिस्से के रूप में यह चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के अधीन है, अर्थात उसे किसी भी प्रकार की सहायता देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता करना मुश्किल था। इस पर कई प्रतिबंध लगे हुए थे। हालांकि भारत की जो चिकित्सा सहायता थी वह WHO के एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के तत्वाधान में है और इसीलिए इस सहायता को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई थी। अब उत्तर कोरिया के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनके बारे में बात करते हैं। तो बहुत से ऐसे देश थे जिन्होंने इस नॉर्थ कोरिया के विरुद्ध अपने प्रतिबंध लगा रखे थे, जिनमें अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा चीन, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, ताइवान और USA, ये ऐसे देश थे जिन्होंने उत्तर कोरिया के विरुद्ध अपने प्रतिबंध लगा रखे थे। उत्तर कोरिया के खिलाफ पहले प्रतिबंध को 2006 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मंजूरी दी गई थी। उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति की स्थापना की गई थी। ये कुछ प्रतिबंधों के जो कदम उठाए गए थे। इसके बाद में भारत में तपेदिक यानी जो टीबी के बारे में बात करते हैं, भारत के अंदर टीबी की यानी ट्यूबरक्लोसिस की क्या स्थिति है, तो भारत 2025 तक देश से क्षय रोग यानी टीबी को समाप्त करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्धारित समय सीमा से काफ़ी आगे है। अर्थात WHO का जो लक्ष्य है वह 2030 तक टीबी को पूरी तरह से दुनिया से समाप्त करना था, वहीं भारत इसे 2025 तक भारत से पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस तरह से निर्धारित समय सीमा में WHO से भारत आगे है। भारत ने लक्ष्य पर काम करने के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम शुरू किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी वार्षिक तपेदिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार त्रिपुरा और नागालैंड कार्यक्रम के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य साबित हुए हैं। अब भारत में जो ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक के लिए जो पहल की गई हैं उनकी बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहली बात करेंगे हम निक्षय इकोसिस्टम के बारे में। यह एक राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली है जिसके माध्यम से इस रोग के बारे में सूचनाएं दी जाती हैं, शेयर की जाती हैं। दूसरा है निक्षय पोषण योजना, जिसका उद्देश्य टीबी रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, अर्थात इस रोग के से लड़ने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। तीसरा है इसमें सक्षम प्रोजेक्ट, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी TISS की एक परियोजना है, जो कि देश में टीबी रोगियों को मनोसामाजिक परामर्श प्रदान करती है, अर्थात उनकी जो काउंसलिंग का कार्य है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाता है। और अगला जो इसमें कार्यक्रम चलाया गया वह एक स्लोगन है जो कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, और ये एक ऐसा अभियान है जिसे 2019 के अंदर शुरू किया गया था टीबी रोग को भारत से पूरी तरह समाप्त करने के लिए। अगला टॉपिक है भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हाल ही में भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसके अलावा FASIE यानी फाउंडेशन फॉर असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेटिव एंटरप्राइजेज के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। इसके मुख्य बिंदुओं की चर्चा करें तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भारत और रूस के स्टार्टअप्स और SME को जोड़ना है, जो कि कल के लिए समाधान प्रदान करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह है विश्व स्तर पर सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना। इस कार्यक्रम के बारे में बात करें तो कार्यक्रम 2 वार्षिक चक्र चलाएगा, यानी 2 वर्षों का एक चक्र होगा, जिसमें हर 2 वार्षिक चक्र होंगे अलग एक वर्ष के, जिनमें हर चक्र के तहत लगभग 5 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाएगा। परियोजनाओं में दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा, IT और ICT पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो कार्यक्रम है
कार्यक्रम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और साझेदारी परियोजनाओं के तहत एप्लीकेशन स्वीकार कर रहा है और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है जो है www.indiarussiainnovative.org। यह एक पोर्टल है जिसे विकसित किया गया जो इसके प्रति समर्पित है। अब हम बात करते हैं फिक्की के बारे में। तो फिक्की की जो स्थापना है वो 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला के द्वारा की गई थी। फिक्की एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2500 कंपनियां फिक्की के साथ में पंजीकृत हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। 17 जुलाई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 1.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 517.637 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर इसमें चीन अपना कब्जा जमाए हुए है। विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करें तो इसे फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है जहां ये पूंजी खाते में होते हैं। या भुगतान संतुलन से तात्पर्य आयात और निर्यातों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे भुगतान संतुलन कहा जाता है। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें केवल विदेशी रुपये, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेजरी बिल और इसके अलावा अल्पकालिक और दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इनके साथ में इसमें जो एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसे विशेष आहरण अधिकार कहा जाता है, इसके अलावा सोने के भंडार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो भंडार अवस्थितियाँ, इनको भी इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित होगा। तो अब हम नज़र डालते हैं इसके कुछ आंकड़ों पर जो इस टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं। 17 जुलाई 2020 को जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी स्थिति को हम देखते हैं तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जिसे FCA कहा जाता है, इसकी स्थिति है 476.880 बिलियन डॉलर। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व की जो स्थिति है वह भारत में जो गोल्ड रिजर्व है वो 34.743 बिलियन डॉलर का रहा है। IMF के साथ में जो SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं वे हैं 1.455 बिलियन डॉलर। इसके अलावा IMF के साथ में रिजर्व यह है 4.560 बिलियन डॉलर। इस तरह से ये जो आंकड़े हैं जो 17 जुलाई 2020 के विदेशी मुद्रा भंडार को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा 45वें इंडिया आइडियाज़ समिट 2020 का आयोजन किया गया। 22 जुलाई 2020 को इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा इंडिया आइडियाज़ समिट 2020 की मेज़बानी की गई थी। पीएम मोदी ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया जिसका फोकस बेहतर भविष्य के निर्माण पर रहा है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इस शिखर सम्मेलन में सरकारी नेता और व्यापार जगत के लोग निवेश, वैश्वीकरण और भविष्य के कामों को आकार देने के लिए अमेरिका भारत साझेदारी और प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की गई थी। अब US इंडिया बिजनेस काउंसिल के बारे में जानते हैं तो इस परिषद का जो गठन है वह 1975 में किया गया था और यह अमेरिका और भारत दोनों के निजी क्षेत्रों को अपने निवेश प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अर्थात जो निजी क्षेत्रों का जो निवेश है उसके प्रवाह को बढ़ाया जाता है। यह जो सरकारी नेताओं और व्यापारियों के बीच में सीधे संपर्क का कार्य भी करती है। इसके अतिरिक्त इस परिषद के अंतर्गत 12 कार्यकारी समितियां कार्यरत हैं और ये जो समितियां हैं ये एरोस्पेस, इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी, खाद्य और कृषि, वित्तीय सेवाओं, अचल संपत्ति, टैक्सेज, खुदरा व्यापार, जीवन विज्ञान, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, पर्यावरण और उद्यम, रियल इस्टेट, मीडिया, मनोरंजन, इस तरह के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को ये कवर करती हैं ये कार्यकारी समितियां। इसी तरह की एक व्यावसायिक परिषद है जो कि UK और भारत के बीच में भी संचालित होती है जिसे UK इंडिया बिजनेस काउंसिल कहा जाता है। यानी UK IBC का कार्य US IBC की तरह ही है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल के समान ही इसके कार्य हैं।
अगला टॉपिक है द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल फॉर डबल स्टैक कंटेनर्स। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL ने यह कहा है कि अगले 12 महीनों के अंदर डबल स्टैक कंटेनरों के परिचालन हेतु दुनिया की पहली विद्युतीकृत सुरंग वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC में चालू कर दी जाएगी। इस मैप को आप एक बार देखेंगे तो इस मैप के माध्यम से आप इसको और बेहतर समझ पाएंगे। तो ये जो मैप है, इस मैप में आप देखें कि यहाँ दिल्ली से लेकर के और मुंबई तक के लिए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना चलाई गई है, एक रेलवे परियोजना है जिसके माध्यम से जो गुड्स हैं उनका यानी जो माल है उसका परिवहन किया जाता है। और यह इस एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो कि जो मालवाहक कॉरिडोर के रूप में इसकी पहचान की गई है। तो इसके बारे में और जानते हैं। सबसे पहले हम इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो एक बार चालू होने के बाद में डबल स्टैक कंटेनर वाली जो मालगाड़ी है वो हरियाणा के सोहना के पास इस विद्युतीकृत रेल सुरंग के भीतर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से चलने में सक्षम होगी। भूवैज्ञानिक रूप से यह सुरंग सुरक्षित और स्थिर है क्योंकि यह 2500 से 500 मिलियन वर्ष पुरानी प्रोटेरोजोइक जो चट्टानें हैं, मुख्य रूप से दिल्ली सुपरग्रुप चट्टानों के अलवर अजबगढ़ समूह के क्वार्टजाइट शीट्स और स्लेट्स जिनकी उच्च वहन क्षमता है, इनसे होकर के गुजरती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो सुरंग है काफ़ी सुरक्षित है क्योंकि ये पुरानी और मजबूत चट्टानों से निर्मित है। अब हम बात करते हैं दिल्ली सुपरग्रुप चट्टान के बारे में। इनके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऊपरी दिल्ली सुपरग्रुप यानी अपर दिल्ली सुपर ग्रुप है वह एक स्पष्ट असंगति के साथ में अरावली सुपर ग्रुप पर निर्भर करता है, अर्थात ये अरावली का ही एक हिस्सा है। यह सुपर ग्रुप के अंतर्गत दो मुख्य प्रकार की चट्टानें आती हैं। ज्वालामुखी चट्टानों का एक मोटा अनुक्रम जिसमें महाद्वीपीय समानता यानी कॉन्टिनेंटल एफिनिटी पाई जाती है। इसके अलावा जो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी तलछटी चट्टानें हैं जो कि नदीय और उथले समुद्री वातावरण और गहरे समुद्री निक्षेपण वातावरण का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात तलछटों के जमने से बनी हुई जो चट्टानें हैं वो भी इसके अंदर स्थित हैं। उत्तरी दिल्ली बेल्ट में जो दिल्ली सुपर ग्रुप को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें जो 3 समूह उनकी बात करें, पहला है लोअर रयालो समूह है, इसके अलावा मिडिल अलवर ग्रुप और थर्ड है अपर अजबगढ़ ग्रुप। तो ये 3 ग्रुप की जो में इन दिल्ली सुपर ग्रुप को चट्टानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रोटेरोजोइक चट्टानों के बारे में, जो कि एक भूवैज्ञानिक इयॉन है जो पृथ्वी पर जटिल जीवन जैसे कि ट्राइलोबाइट या कोरल के प्रसार से ठीक पहले पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के समय से संबंधित है। प्रोटेरोजोइक इयॉन 2500 से 541 वर्ष पहले तक विस्तारित हैं और प्रोटेरोजोइक पृथ्वी के भूगर्भिक समय के पैमाने पर सबसे लंबा इयॉन है, यानी एक युग है। और इससे 3 भूगर्भिक युगों जिसमें सबसे पुराने से लेकर सबसे नए के में उपविभाजित किया गया है। और इन युगों की हम बात करें तो इनमें सबसे पहला है पोलियो प्रोटेरोजोइक, दूसरा है मेसो प्रोटेरोजोइक और तीसरा है नियो प्रोटेरोजोइक। ये 3 जो युग हैं जो पुराने से लेकर नए के रूप में परिभाषित किए गए हैं। यह सुरंग हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ती है और अरावली पर्वतमाला की एक तिरछी ढाल पर निर्मित की गई है। इस सुरंग का आकार अंग्रेजी के जो वर्णाक्षर है D उसके आकार में है, जो WDFC पर डबल डेकर टैंक कंटेनर परिचालन को सक्षम करने के लिए उच्च OEH यानी ओवरहेड इक्विपमेंट के साथ में डबल लाइन को समायोजित करने के लिए 150 वर्ग मीटर का एक क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र भी शामिल है। या डबल स्टैक कंटेनर से तात्पर्य है ऐसे जो मालगाड़ियाँ या जो गुड्स ट्रेन जिनके ऊपर जो कंटेनर्स हैं वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और इस प्रकार से डबल स्टैक कंटेनर का निर्माण होता है। क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसके हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंगों में से एक है और इस सुरंग का एक छोर हरियाणा के रेवाड़ी के पास स्थित है जबकि दूसरा छोर हरियाणा के दादरी में है, अर्थात ये काफ़ी दूरी में फैली हुई सुरंग है। डी आकार की सुरंग का जो सीधा भाग है उसकी चौड़ाई 14.5 मीटर और ऊंचाई 10.5 मीटर है, जबकि जो वक्राकार भाग है
उस भाग में चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 12.5 मीटर है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे ये डी का जो आकार है ये बनता है, तो इस डी आकार की जो सुरंग में ये तो इसका सीधा भाग है और ये है इसका जो वक्राकार भाग। तो सीधे भाग की जो चौड़ाई है ये चौड़ाई 14.5 मीटर और ऊंचाई 10.5 मीटर है, जबकि जो ये जो वक्राकार भाग आप देख रहे हैं इसकी जो चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई 12.5 मीटर रखी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हनी टेस्टिंग लैब यानी शहद परीक्षण प्रयोगशाला। 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी के द्वारा आनंद गुजरात में स्थापित भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानते हैं। तो यह शहद परीक्षण प्रयोगशाला बड़ी संख्या में किसानों को शहद के उत्पादन और विपणन के लिए प्रोत्साहन देकर देश में मीठी क्रांति यानी स्वीट रेवोल्यूशन लाने और उनकी आय को दोगुनी करने के भारत सरकार के विजन में सहायक होगी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी ने भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर इस विश्व स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की है। एनडीडीबी ने इस विश्व स्तरीय लैब को सभी सुविधाओं के साथ में स्थापित किया है और परीक्षण विधियों और इसके प्रोटोकॉल को विकसित भी किया है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यानयन बोर्ड यानी नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज NABL के द्वारा मान्यता प्राप्त है। फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने अब शहद, इसके अलावा बी वैक्स यानी मधुमक्खियों के द्वारा जो उत्पादित मोम, इसके अलावा रॉयल जेली, इन सभी के नए मानदंडों को अधिसूचित किया है। और इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा कराए जा रहे वैज्ञानिक तरीकों से शहद उत्पादन पर 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यानयन बोर्ड, जिसके बारे में हमने अभी बात की, जिसे नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज यानी NABL भी कहा जाता है। तो NABL भारत की गुणवत्ता परिषद की एक सांविधिक बोर्ड है। NABL को सरकार, उद्योग संघों और उद्योगों को अनुरूपता मूल्यांकन निकाय की मान्यता प्रदान करने की योजना के साथ में स्थापित की गई है, जिसमें चिकित्सा और अंशांकन प्रयोगशालाओं, इसके अलावा प्रवीणता परीक्षण प्रदाताओं और संदर्भ सामग्री उत्पादकों सहित परीक्षण की तकनीकी क्षमता का तृतीय पक्ष मूल्यांकन शामिल है। तो इसी के साथ हमारी करंट अफेयर्स की आज की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किए गए प्रथम सैन्य उपग्रह यानी फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट का नाम क्या रखा गया है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है एनासिस सेकंड। साउथ कोरिया ने हाल ही में परमाणु शक्ति संपन्न नॉर्थ कोरिया के विरुद्ध अपना बचाव करने के लिए अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया, जिसे एनासिस सेकंड नाम दिया गया है। एनासिस सेकंड को अमेरिका के केप कैनावरेल एयरफोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसकी लॉन्चिंग स्पेस एक्स नाम की अमेरिकन स्पेस कंपनी के द्वारा की गई थी और वर्ष 2020 में स्पेस एक्स की यह 12वीं लॉन्चिंग थी। तो इसी के साथ में इससे संबंधित जो और डिटेल्स हैं वो आपको हमारी कल की क्लास में यानी 26 जुलाई 2020 की क्लास के अंदर इससे संबंधित और भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो आप वहां से इसको और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको देना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में इंडियन नेवी के वॉरशिप ने अमेरिकन नेवी के किस नौसैनिक वाहक के साथ में समुद्री युद्धाभ्यास किया है? आप अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। साथ ही आप अपने सुझाव और अपने फीडबैक्स भी हमें इस कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।